आज की क्लास में हम लोग इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज को कंटिन्यू करेंगे। 2 लेक्चर इसका कंप्लीट हुआ है। पिछले क्लास में मैन्योर्स फर्टिलाइजर्स दोनों को डिफ्रेंशिएट किया था। मैन्योर्स के रिगार्ड कुछ बातें की थी, फर्टिलाइजर्स के रिगार्ड बातें की थी। दोनों में क्या क्या डिफरेंस है उसको मैंने मेंशन किया था। जल्दी जल्दी आते हैं हम लोग, आज मेंशन कर लेते हैं। ये जो मैन्योर था ऑर्गेनिक सब्सटेंस था, फर्टिलाइजर्स था इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, है ना। ये जो बना हुआ होता है नेचुरल सब्सटेंस से बना होता है, जिसमें नेचुरल सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन होता है। नेचुरल सब्सटेंस में क्या होता है, प्लांट्स होता है और एनिमल्स होता है। ये चीज़ों को याद रखेंगे। प्लांट वेस्ट, एनिमल वेस्ट, इसी का मैन्योर बनता है। यहाँ पे जो होता है केमिकल सब्सटेंस होता है, ये फैक्ट्री में बनाया जाता है। कहाँ पे बनाया जाता है? फैक्ट्री में बनाया जाता है। ओके, क्लियर हो। नेक्स्ट जो है, यहाँ पे न्यूट्रिएंट जो होता है लेस अमाउंट होता है और फर्टिलाइजर्स में लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है। याद रखेंगे की पॉइंट को, बस उसके बाद लिख देना है। यहाँ पे न्यूट्रिएंट क्या होता है, मैन्योर्स में लेस अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है, बट फर्टिलाइजर साइज में बोलेंगे, साइड में बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट वहाँ पे प्रेजेंट आता है। ओके, दीज आर चीप, ये सस्ता होता है और इसको प्रिपेयर किया जाता है रूरल होम्स और फील्ड में, है ना, घरों में, गाँव देहात में और फील्ड में, ओपन स्पेस में। दीज आर कॉस्टली एंड प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, है ना। ये कॉस्टली होता है फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स जो होता है इन ऑर्गेनिक फॉर्म्स होता है और ये जो मैन्योर्स होता है ऑर्गेनिक फॉर्म्स होता है। तो ये डिसोल्व होता है, प्लांट को डायरेक्ट अवेलेबल हो जाता है। और ये जो मैन्योर है ये स्लोली एब्जॉर्ब बाय द प्लांट। ये जो मैन्योर्स होता है ना, प्लांट इसको धीरे धीरे एब्जॉर्ब करता है ना। क्यों? क्योंकि ये इनसोल्यूबल इन वाटर होता है, पानी में घुलता नहीं है। ओके, फर्टिलाइजर्स क्या होता है, इजीली एब्जॉर्ब बाय प्लांट सिंस दे आर सोल्यूबल इन वाटर। ओके, यहाँ तक हम लोग बात कहे थे। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चंस है इस तरह से, व्हाई आर मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स यूज इन फील्ड। क्यों खेतों में मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है? तो यहाँ पे आंसर दिया है, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड इन फील्ड टू इनरिच द सॉइल। सॉइल को क्या किया जाता है, जरखेज किया जाता है। वहाँ पे न्यूट्रिएंट की जो कमी होती है, मैन्योर फर्टिलाइजर्स उस कमी को क्या करता है, कंप्लीट करता है, फुलफिल करता है। इसी वजह से हम लोग यूज करते हैं विद द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट, है ना। जिस तरह की खेती, जिस तरह के प्लांट्स होंगे, उसको जिस तरह के न्यूट्रिएंट चाहिए उस तरह का फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स का यूज किया जाता है। ओके, यहाँ पे फर्टिलाइजर्स के लिए याद रखना, मेन जो फर्टिलाइजर्स है NPK, बहुत बार पढ़े हैं। पहला यहाँ पे दिया है मैन्योर हेल्प इन इनरिचिंग सॉइल विथ ऑर्गेनिक मैटर। ये मैन्योर्स के थ्रू क्या पहुँचेगा, मैन्योर्स के थ्रू ऑर्गेनिक मैटर प्लांट को मिलेगा और एंड न्यूट्रिएंट, ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट। दिस इम्प्रूव द फर्टिलिटी एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल। ये सॉइल के फर्टिलिटी और स्ट्रक्चर को, सॉइल के स्ट्रक्चर को क्या करेगा, बेहतर बनाएगा, अच्छा बनाएगा। ऑन द अदर हैंड, दूसरे साइड से कह सकते हैं, फर्टिलाइजर्स इंश्योर ए हेल्दी, ये जो फर्टिलाइजर्स होता है इंश्योर ए हेल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट। ये क्या करता है, हेल्दी डेवलपमेंट करता है। क्योंकि प्लांट को जिस तरह का न्यूट्रिएंट चाहिए, रिक्वायरमेंट है, उस तरह के फर्टिलाइजर्स हम लोग खेतों में क्या करते हैं, फैला देते हैं। ओके, दे आर गुड सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। ये पहला जो है हमारा नाइट्रोजन, NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास। तो ये नाइट्रोजन क्या है, गुड सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम। क्या क्या, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम। तो फर्टिलाइजर्स में हम लोगों ने बार बार यूज किया है NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटास। ओके, तो यहाँ पे खेतों में इस तरह से देते हुए दिखाया है। एक प्लांट है, खेती करते हैं ना लोग, मैक्सिमम क्या है, फार्मर हैं, या फिर हमारे नज़रों के सामने ये सारी चीज़ें होती है। एक प्लांट है, एक कौन सा प्लांट है, हमें तो लग रहा मिर्च का प्लांट है, जो भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स को हम लोग इस तरह से सॉइल में डालते हैं और फिर उसको मिक्स कर देते हैं, फिर इरिगेशन, पानी दे देते हैं। पानी इसलिए देते हैं फर्टिलाइजर से पहले क्योंकि वो पी पाए, नहीं डिजोल्व फॉर्म में ही क्या करता है प्लांट, पानी और न्यूट्रिएंट को डिजोल्व फॉर्म में ही क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो इस तरह से इरिगेशन भी करते हैं, सॉइल को लूजनिंग करते हैं। लूजनिंग इस वजह से करते हैं, अगर हमारे घरों में जो खेती बाड़ी करते हैं तो उससे पूछेंगे, क्योंकि अभी जो है लोग शहरों में रहते हैं, बच्चे पढ़ते हैं शहरों में, तो उनको खेती बाड़ी से कोई मतलब होता नहीं है। तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे अपने आसपास के फार्मर से, या फिर हमारे घर में जो भी
खेतों में काम करते हैं, प्लांट को ग्रो करवाते हैं, प्लांट को जो है सभी सही सही टाइम पे पानी देते हैं, न्यूट्रिएंट देते हैं, यानी कि फर्टिलाइजर्स या फिर एन्योर्स का यूज़ करते हैं, तो उससे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से सॉइल को लूज नहीं किया जाता है, प्रॉपर ऑक्सीजन उस सॉइल्स को मिल पाए, और उसमें जो प्लांट होगा, प्लांट का रूट होगा सॉइल के अंदर होगा, तो रूट तक भी ऑक्सीजन पहुंच पाए, है ना, प्रॉपर रिस्पायरेशन कर पाए। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग, है ना, अभी जो है हम लोग अक्सर सुनते हैं, लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक तरीके से हमने खेती बाड़ी किया। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है? वही चीज़ है। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है? यहाँ पे बोलते हैं ए फार्मिंग प्रैक्टिस विथ इन्वॉल्व्स नो यूज ऑफ आर्टिफिशियल केमिकल्स। आर्टिफिशियल केमिकल्स में फर्टिलाइजर्स आ जाएगा, जिसको हम लोग फैक्ट्रीज में बनाते हैं, है ना। आर्टिफिशियल क्या हो गया, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, इसका हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। प्लांट को ग्रो करवाना होता है फील्ड में, खेतों में प्लांट जैसे उगता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से नेचुरल आर्टिफिशियल सब्सटेंस का यूज़ नहीं करते हैं। आर्टिफिशियल केमिकल्स जिसमें फर्टिलाइजर्स हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया, वीडीसाइड हो गया, इनका यूज़ नहीं करते हैं, है ना। यहाँ क्या करते हैं, नो यूज़, याद रखेंगे, इसका यूज़ नहीं करते। तो क्या करते हैं, एंड कम्प्लीटली रिलाइज अपॉन ऑर्गेनिक मैटर, यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर का यूज़ करते हैं। ऑर्गेनिक मैटर इज नोन एज ऑर्गेनिक फार्मिंग। ओके, केमिकल सब्सटेंस का यूज़ नहीं करेंगे, पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं करेंगे। वीडीसाइड जंगल को मारने वाला होता है, वीड्स को मारने वाला होता है, कीड़ा मकोड़ा मारने वाला होता है, जिसको हम लोग पेस्टिसाइड बोलते हैं। पेस्ट 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 को किल करने वाले को पेस्टिसाइड्स बोलेंगे, वीड्स को किल करने वाले को क्या बोलेंगे, वीडीसाइड्स बोलेंगे, है ना। न्यूट्रिएंट अगर चाहिए तो उसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये क्या है, केमिकल सब्सटेंस है, आर्टिफिशियली बनाया गया है। तो आर्टिफिशियल सब्सटेंस का ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज़ नहीं किया जाएगा। क्या किया जाएगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग में आर्टिफिशियल सब्सटेंस, आर्टिफिशियल केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, वीडीसाइड्स का यूज़ नहीं किया जाएगा। क्या किया जाएगा, ऑर्गेनिक मैटर यूज़ होंगे। क्या होंगे यहाँ पे, ऑर्गेनिक मैटर का यूज़ होगा इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर का यूज़ होगा। ऑर्गेनिक मैटर में क्या है, एक तो मेन्योर की बात करेंगे, मेन्योर है। दूसरा क्या है, बायो एजेंट्स सच एज ब्लू ग्रीन अलगी, बायो एजेंट का यूज़ करते हैं, ब्लू ग्रीन अलगी, BCAP भी बोलते हैं इसको, ब्लू ग्रीन अलगी, इसका यूज़ करते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं। ओके, नीम लीव्स एंड टर्मेरिक एज ए बायो पेस्टिसाइड। बायो पेस्टिसाइड्स में किसका यूज़ करते हैं, नीम का जो पत्ती होता है ना, हमारे घरों में आसपास में दिख जाता है नीम का पेड़। और दूसरा क्या हो गया, टर्मेरिक, जो हल्दी है ना, उनके लीव्स का यूज़ किया जाता है। नीम लीव्स एंड टर्मरिक एज बायो पेस्टिसाइड। खेतों में नीम की पत्ती डाल देते हैं, या फिर क्या करते हैं, हल्दी वगैरह, टर्मेरिक वगैरह का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से खेती बाड़ी की जाती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं। यहाँ पे याद रखना है बच्चे, क्या होगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऑर्गेनिक मैटर का यूज़ किया जाता है। ओके, केमिकल सब्सटेंस, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब का यूज़ नहीं किया जाता। जो फैक्ट्री में प्रिपेयर होते हैं उसका यूज़ नहीं किया जाता है, घरों में बनाते हैं अपने तरीके से। यहाँ पे पेस्टिसाइड और वीडिसाइड के लिए यूज़ करते हैं, नीम का पत्ता, टर्मेरिक, हल्दी वगैरह का यूज़ करते हैं। ओके, आगे चलें। इस तरह से क्रॉपिंग पैटर्न्स को देखेंगे, खेतों में क्रॉप है उसका क्या पैटर्न रखेंगे। तो यहाँ पे मिक्स क्रॉपिंग एक होता है, इंटर क्रॉपिंग होता है, और क्रॉप रोटेशन होता है। ध्यान से बेटा, 9th का ये चैप्टर है। ओके, तो मिक्स क्रॉपिंग किसको बोलेंगे, ग्रोइंग टू और मोर देन टू क्रॉप्स टुगेदर, एक साथ दो या दो से ज़्यादा फसल को क्या किया जाता है, एक ही खेत में लगाया जाता है, एक ही खेत में ग्रो कराया जाता है, उगाया जाता है। तो यहाँ पे ग्रोइंग टू और मोर देन टू क्रॉप्स टुगेदर, एक साथ याद रखेंगे, एक साथ टुगेदर इसका यूज करते हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ पे याद रहेगा, दो या फिर दो से ज़्यादा क्रॉप को हम लोग क्या करते हैं, ग्रो करते हैं एक ही फील्ड में, एक ही जगह पे, एक ही फील्ड में, ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। सेम पीस ऑफ लैंड में हम लोग क्या करते हैं, दो या दो से ज़्यादा क्रॉप को उगाते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं मिक्स क्रॉप। मिक्स में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को एक साथ मिला के। यहाँ पे ऐसा नहीं है, एक खेत है उसमें, है ना, दो या दो से ज़्यादा फसल को ग्रो करते हैं, उसको मिक्स क्रॉपिंग बोलते हैं, मिला के। एग्जाम्पल में यहाँ देखेंगे, वीट को
और ग्राम को एक साथ एक खेत में लगाएंगे। एक साथ मीन्स एक पैटर्न पे लगाते हैं। व्हीट एंड मस्टर्ड को यहाँ पे लगाते हैं एक साथ। गेहूं और तोरी की जो खेती होती है, तोरी को मस्टर्ड बोलते हैं। ओके, तो गेहूं और तोरी की का जो खेती किया जाता है एक ही लैंड में किया जाता है। ग्राउंड नट एंड सनफ्लावर एक ही लैंड में खेती की जाती है। साथ में क्या क्या गेहूं और चना एक खेत में हम लोग लगा सकते हैं। मिक्स क्रॉपिंग में व्हीट और मस्टर्ड, ग्राउंडनट एंड सनफ्लावर्स इसका यूज करते हैं मिक्स क्रॉपिंग में। इंटर क्रॉपिंग में मिक्स में मिला दिया दो या दो से ज्यादा। इंटर क्रॉपिंग में क्या होगा, यहाँ पे 2 और मोर क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन द सेम फील्ड इन ए डिफिनिट पैटर्न, अलग अलग पैटर्न्स पे, है ना, रो वाइज, या फिर देखते हैं किस तरह से फ्यू रोज ऑफ वन फॉलोड बाय फ्यू रोज ऑफ द अदर। एक लाइन में एक, दूसरे लाइन में दूसरा प्रोडक्ट प्लांट ग्रो करते हैं। एग्जांपल में सोयाबीन प्लस मेज, सोयाबीन मेज को, सोयाबीन की एक रो है, दूसरा रो जो होगा मेज का होगा, है ना। उस तरह से जिंजर वगैरह का होता है, फिंजर लिख दिए, जिंजर वगैरह होता है यहाँ पे, है ना। तो इस तरह से मेज, जिंजर्स ये सब का यूज किया जाता है। जिंजर और मिलेट, ओके, इसको बाजरा बोलते हैं, और दूसरा काउपी ये लगाया जाता है इस तरह से। सोयाबीन या मेज या फिर जिंजर, एक रो में सोयाबीन एक रो में मेज, है ना, या फिर जिंजर। मिलेट जो बाजरा होता है, और काउपी, है ना, लेबिया बोलते हैं, लोबिया नहीं लेबिया है ये। ओके, तो ये दोनों को, मिलेट और काउपी को, एक रो में मिलेट को, एक रो में काउपीट को। तो इस तरह से इंटर क्रॉपिंग होगा, एक रो में, अलग अलग रो में फ्यू रोज होगा, है ना। एक रो में अगर बाय द वे सोयाबीन लगाए, दूसरे मेज में मेज लगा देंगे, फिंगर जिंजर लगा देंगे इस तरह से। और यहाँ पे है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन करने का मतलब, कभी लेग्यूम्स को लगा दिया दलहन, कभी क्रॉप सीरियल क्रॉप्स को लगा दिए दलहन सीरियल क्रॉप्स के बीच में, इस तरह से साइकिलिंग होता रहेगा। एग्जाम्पल में ग्रोइंग बीन्स, ये बीन्स जो है ना, एक साल बीन लगाए फॉलोड बाय टोमेटो, सेकेंड ईयर में टमाटर लगा दिए, एंड स्वीट कॉर्न्स, नेक्स्ट ईयर जो है ना स्वीट कॉर्न्स लगा दिए थर्ड ईयर में। बिफोर प्लांटिंग बीन्स इन द सेम स्पॉट अगेन द फॉलोइंग ईयर, फिर इसको इस तरह से क्या करते हैं, इस तरह से साइकिलिंग करते हैं। जैसे बीन एक बार लगा, एक साल बीन लगा दिए, दूसरे साल क्या लगे, या दूसरा सीजन में टोमेटो लगा दिए, और फिर तीसरे सीजन में स्वीट कॉर्न्स लगा दिए, है ना। इस तरह से फिर से साइकिलिंग करेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉप रोटेशन बोलेंगे। मिक्स क्रॉप समझे, एक या दो से ज़्यादा क्रॉप को एक साथ खेतों में लगा देंगे, उसको मिक्स क्रॉपिंग बोलेंगे। अलग अलग रोज में लगाएंगे, इंटर क्रॉपिंग बोलेंगे। और क्रॉप रोटेशन होता है इस तरह से, साइक्लिक फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं। इससे क्या होता है, यहाँ पे भी जो एक सेम लैंड है उसमें हम लोग अलग अलग प्लांट ग्रो करते हैं, है ना, फसल उगाते हैं। तो हर फसल का जो प्लांट होता है उसको अलग अलग न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो सॉइल में जो इनरिच न्यूट्रिएंट है वो प्रॉपर अलग अलग क्रॉप को मिल जाता है। क्योंकि आप सिंपल सोचें, एक सेब को खाएंगे, ओके, एक ही लैंड में एक सेब उगा है, एक आम उगा है, दोनों का टेस्ट अलग है ना, दोनों में अलग अलग न्यूट्रिएंट है। हम जो उसको खाते हैं तो किस लिए खाते हैं, हमें वो न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी को मिल जाए। तो किसी में कैल्शियम ज़्यादा है, किसी में क्या है, विटामिन ए ज़्यादा है। तो अलग अलग न्यूट्रिएंट अलग अलग फसल्स में आता है। तो वो कहाँ से आया, प्लांट ने कहाँ से लिया, सॉइल से ही लिया ना। तो सॉइल्स में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होता है, अलग अलग प्लांट लगाएंगे तो जो लोड होगा ज़मीन पे सॉइल को में न्यूट्रिएंट की, तो एक खास न्यूट्रिएंट की कमी नहीं होगी, क्योंकि अलग अलग प्लांट्स है तो अलग अलग न्यूट्रिएंट वो लेंगे। दैट मीन्स बैलेंस बना रहेगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मिक्स क्रॉपिंग या फिर इंटर क्रॉपिंग करते हैं। और क्रॉप रोटेशन से ये होता है कि जो खास न्यूट्रिएंट की, स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है सॉइल में, अगर ये साइक्लिक प्रोसेस से करते हैं, कभी बीन लगा दिए, बीन ये लेग्यूमिनस प्लांट है तो ये नाइट्रोजन सॉइल को देगा। कैसे सॉइल को देगा, सिंपल सोचो, ये लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो वो जो है ना एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके प्लांट को अवेलेबल करता है नाइट्रेट नाइट्राइट फॉर्म में। तो ये फायदा हो जाता है कि सॉइल इनरिच हो जाता है, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स, लोड कम पड़ता है। तो इस तरह से यहाँ पे फुलफिल भी हो जाता है। जो न्यूट्रिएंट की कमी हुई थी, अलग प्लांट लगाएंगे तो वह प्लांट क्या करेगा, सॉइल को इनरिच कर देगा उस खास न्यूट्रिएंट को। तो इस तरह से यहाँ पे 3 क्रॉपिंग याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्रॉपिंग पैटर्न को, ये पैटर्न है मिक्स, इंटर
और क्रॉप रोटेशन। ओके, आगे चले। क्रॉपिंग पैटर्न्स में मिक्स क्रॉपिंग को यहाँ ध्यान दो। मिक्स क्रॉपिंग मिला हुआ देखो इस तरह से मिक्स करके है ना लगाए हैं। इंटर क्रॉपिंग में देखो इस तरह से अलग अलग रोज है ना, अलग अलग एरिया, स्पेसिफिक एरिया है। यहाँ पे हमने प्याज लगाया तो प्याज ही लगाया, धनिया लगाया, इधर जो आलू की खेती होती है, इधर जो है क्या होता है जैसे मूली वगैरह लगा दिया, पत्ता गोभी है। ये सारी चीज़ों को अलग अलग पैटर्न पे लगाते हैं। मिक्स क्रॉपिंग में मिक्स कर दिया है ना, एक ही प्लांट में, एक ही खेत में जो है दो या दो से ज़्यादा फसल्स को हम लोग ग्रो करावा। यहाँ पे इंटर क्रॉपिंग में एक तरह से अलग अलग रोज होता है। क्रॉप रोटेशन में इस तरह से क्रॉप रोटेशन होता है। गेहूँ की खेती हुई, फिर जो है किसकी खेती हुई, तोरी की खेती होगी, तोरी को हम लोग बोलते हैं मास्टर क्रॉप। और फिर जो है ये जो पटसन है ना, पटसन की खेती होगी, फिर से गेहूँ लगेगा, फिर से तोरी लगेंगे, फिर से जो है ये जूट की खेती होगी, और फिर इस तरह से गेहूँ की खेती होगी। दैट मीन्स क्रॉप रोटेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉप रोटेशन करना है ना। अलग अलग क्रॉप अलग अलग सीजन में लगाना, साल में एक साल ये तो दूसरे साल दूसरा, तीसरे साल तीसरा, इस तरह से फिर से जो है उसी को रिपीट करना। तो ये क्रॉप रोटेशन, रोटेशन में खेती बाड़ी करना। ओके, तो आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स इन ए डिफिनिट पैटर्न्स। डिफिनिट पैटर्न्स में क्यों, व्हाट इज द प्रोसेस, क्या प्रोसेस है उगाने का दो या दो से ज़्यादा क्रॉप को एक डिफिनिट, एक खास फील्ड में, खेत में है ना। एक फील्ड है इसमें क्या करता है, दो या दो से ज़्यादा क्रॉप को ही उगाया जाता है। तो किस तरह से उगाया जाता है, व्हाट इज द प्रोसेस। क्रॉप रोटेशन, इंटर क्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग या फिर ऑर्गेनिक क्रॉपिंग। क्या होगा आंसर बताओगे है ना। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ इंटर क्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन। आंसर में क्या है, इंटर क्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन दोनों का अलग अलग एडवांटेज बताना है। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ दिया। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स इन ए डिफिनिट पैटर्न्स है ना। इसको कमेंट करके बताएं कि कौन सा एग्जाम्पल ये होगा है ना। व्हाट इज द प्रोसेस, ये तीनों प्रोसेस दिया हुआ है ना, चारों प्रोसेस। एक तो क्रॉप रोटेशन, इंटर क्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग और ऑर्गेनिक क्रॉपिंग। मेनली ये तीन पैटर्न्स होता है ना। डिफरेंट पैटर्न्स की बात करें ना तो पैटर्न्स में मेनली क्रॉप रोटेशन, इंटर क्रॉपिंग और मिक्स क्रॉपिंग होता है। ओके, लोग देख चुके हैं, तो आंसर यही है आपके सामने ही। आगे हम लोग देखेंगे एडवांटेज ऑफ इंटर क्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन। सबसे पहले इंटर क्रॉपिंग को देखते हैं, क्या एडवांटेज है। एडवांटेज हम लोग देख रहे हैं है ना, एडवांटेज को मेंशन। इट हेल्प्स मैक्सिमाइज न्यूट्रिएंट्स यूज इन द सॉइल एंड मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी, while crop rotation reserves soil fertility है ना, reduce weeds and minimize the need for chemical fertilizers। ये इंटरक्रॉपिंग में इस तरह से क्या होता है, एडवांटेज होता है। क्या एडवांटेज समझ में आया कुछ, मैंने जो पढ़ा ध्यान से पढ़ो एक बार फिर से। ये क्या करता है, मैक्सिमाइज द न्यूट्रिएंट यूज इन द सॉइल एंड मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी। ये मैक्सिमम न्यूट्रिएंट का यूज हो जाए। अलग अलग क्रॉप लगाएंगे इंटरक्रॉपिंग में, रो वाइज जो हम लोग अलग अलग जगह पे अलग अलग खेत, तो एक्चुअली वहाँ पे क्या हो जाए, जो सॉइल है, फील्ड है, वहाँ से वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट है ना, थोड़ा थोड़ा करके प्लांट को मिल जाए। अलग अलग प्लांट है ना, तो अलग अलग न्यूट्रिएंट वो सॉइल से एब्जॉर्ब करेगा। तो इस तरह से सॉइल में जो है वो न्यूट्रिएंट मेंटेन बना हुआ है। तो यहाँ पे मैक्सिमाइज न्यूट्रिएंट यूज इन द सॉइल, सॉइल से यूज हो जाए मैक्सिमम न्यूट्रिएंट, और मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी, किसी खास न्यूट्रिएंट की खाली कमी ना हो जाए, थोड़ा थोड़ा करके सब प्लांट को अवेलेबल हो, तो सॉइल में वो इनरिच बना होता है। मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी। वाइल क्रॉप रोटेशन जो करते हैं ना है ना, प्रिजर्व सॉइल फर्टिलिटी, क्योंकि सॉइल फर्टिलिटी प्रिजर्व नहीं होगा, इस बार गेहूँ की खेती लगाए, अगले बार अगला साल जैसे जूट की खेती लगाए, फिर जो है लेग्यूमिनस प्लांट्स की खेती की है, मैंने दाल उगाए, मूंग मसूर अरहर चना है ना। तो इस तरह से क्या होता है, कुछ खास न्यूट्रिएंट की कमी हो गई तो दूसरा प्लांट आके उसको फिर से फुलफिल कर देता है। दैट मीन्स सॉइल में है ना वो न्यूट्रिएंट फिर से आ जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या करते हैं, क्रॉप रोटेशन करके फर्टिलिटी ऑफ सॉइल्स, फील्ड की फर्टिलिटी को क्या करते हैं, बनाए रखते हैं है ना। क्रॉप रोटेशन प्रिजर्व द सॉइल फर्टिलिटी को प्रिजर्व करके रखता है। रिड्यूसेस वीड्स, अलग अलग खेतों में खेती जो की जाती है, अलग अलग वीड्स ग्रो करते हैं उस खेत के साथ, उस फसल के साथ। तो यहाँ पे वो वीड्स जो होगा ना, खरपतवार जंगल, वो भी रिड्यूस हो जाता है। एंड मिनिमाइज द नीड फॉर
केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज़ बहुत कम हो जाते हैं। ओके, ध्यान रहेगा नहीं इस वजह से। और दूसरा क्या है एडवांटेज, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन द सॉइल इज यूज, जो मैक्सिमम अमाउंट होता है उसका यूज हो जाता है सॉइल में, सॉइल इज यूज, ये एक दूसरा यहाँ पे इंटरक्रॉपिंग में एडवांटेज है। तीसरा क्या है फर्टिलिटी, द एबिलिटी ऑफ द सॉइल टू मेंटेन प्लांट ग्रोथ, है ना, यहाँ पे देखो फर्टिलिटी, द एबिलिटी ऑफ द सॉइल टू मेंटेन प्लांट ग्रो ना इज वेरी वेल मेंटेन होता है, प्लांट जो ग्रो होता है वेल मेंटेन होता है। फर्टिलिटी है ना, द एबिलिटी ऑफ द सॉइल, फर्टिलिटी करने का मतलब सॉइल की कितनी एबिलिटी है कि प्लांट जो ग्रो हो रहा है वो मेंटेन फॉर्म में हो रहा है, उसकी ग्रोथ जो है ना हेल्दी ग्रोथ हो रहा है, इज वेरी वेल मेंटेन होना चाहिए, है ना, इसके वजह से होता है। इट इज़ वन ऑफ द नेचुरल वे ऑफ कंट्रोल पेस्ट, ये पेस्ट को कंट्रोल करने का एक बहुत ही बढ़िया उपाय है ना, उपायों में से एक उपाय है। ओके, तो इस तरह से इट इज़ वन ऑफ द नेचुरल वे टू कंट्रोल पेस्ट, क्योंकि अलग अलग खेती की जाती है तो यहाँ पे पेस्ट क्या होता है अलग अलग नहीं हो पाते हैं, है ना। यहाँ पे इंटरक्रॉपिंग है, इंटरक्रॉपिंग में रो वाइज एक रोज़ में ये तो दूसरे रोज़ में, है ना, इस तरह से किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होती है पेस्ट कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि कुछ प्लांट क्या होते हैं खुद ब खुद, जैसे अभी यहाँ पे हम लोगों ने ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या कर रहे हैं नीम के पत्तों का और जो है टर्मेरिक का यूज़ करते हैं खेतों में, तो उससे क्या होता है पेस्ट कंट्रोल होता है ना। क्रॉप रोटेशन का एडवांटेज हम लोग क्या देखेंगे, क्रॉप रोटेशन का एडवांटेज, ये तो हम लोग इंटरक्रॉपिंग का एडवांटेज देखें। क्रॉप रोटेशन का एडवांटेज क्या होता है, सॉइल फर्टिलिटी इज वेल प्रिजर्व, है ना, सॉइल की फर्टिलिटी क्या होती है बनी हुई रहती है। वीड्स एंड पेस्ट्स आर नॉट अलाउड टू ग्रो, है ना, जंगल और जो कीड़े मकोड़े होते हैं उसको अलाउ ही नहीं होता है ग्रो करने के लिए। द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इज रिड्यूस, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज भी क्या हो जाता है रिड्यूस हो जाता है। द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल आर अनटच्ड, सॉइल की जो प्रॉपर्टी होती है ना वो चेंज नहीं होती है, अनचेंज्ड, है ना, अनटच, है ना। द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल आर अनटच्ड, इंक्रीज यील्ड, खेती जो होगी तो फसल जो आएंगे वो बहुत अच्छा आएगा, है ना, मैक्सिमम क्विंटल्स में पर हेक्टेयर आएगा, कहने का मतलब यील्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएंगे, प्लांट हेल्दी ग्रो करेगा। पेस्ट या फिर वीड्स जो है वो ग्रो कर ही नहीं पाएगा, दैट मीन्स नेचुरली ये सारा चीज़ें क्या हो जाएगा बैलेंस रहेगा, प्लांट खुद ब खुद क्या करेगा आउटपुट ज़्यादा देगा, उस आउटपुट को हम लोग क्या बोलते हैं यील्डिंग कैपेसिटी बोलते हैं, प्लांट की यील्डिंग कैपेसिटी, है ना, पर बीघा पर हेक्टेयर अनाज जो होगा बहुत ज़्यादा होगा, कहने का मतलब तो यही होगा। तो इस तरह से यहाँ पे इंटरक्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन के एडवांटेज हम लोग देखें, आगे चले यहाँ पे इस तरह से एडवांटेज को हम लोग देखते हैं। अलग अलग प्लांट है ना, देखो एक मूली है, एक प्याज है और फिर ये कौन सा जो प्लांट है, तो अलग अलग प्लांट को हम लोग अलग अलग रोज में इस तरह से क्या करते हैं सेम खेत में लगाते हैं। इरिगेशन अब समझ लो, ओके, सिंपल समझो, फर्टिलाइजर्स का हम लोग यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज़ के बाद पानी हम लोग देते हैं या फिर पानी के बाद फर्टिलाइजर्स को यूज़ करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि जो सॉइल में न्यूट्रिएंट जाएगा फर्टिलाइजर्स जाएगा वो डिजोल्व फॉर्म में प्लांट को मिलेगा, तो पानी तो ज़रूरी है। अगर सूखे सॉइल्स होंगे या फिर नम सॉइल्स होंगे तो लेट लगेगा डिजोल्व होने में, फर्टिलाइजर्स को लेट लगेगा, सबसे पहले उसको इरिगेट करते हैं और फिर फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर लेते हैं, है ना। तो क्या होता है उससे प्लांट वो चीज़ को डिजोल्व फॉर्म में, जैसे हम लोग शरबत पीते हैं तो नींबू पानी मिक्स करके पीते हैं, प्लांट भी तो शरबत ही पीता है ना, मिनरल्स है न्यूट्रिएंट्स है पानी के साथ अवेलेबल होगा, दैट मीन्स इरिगेशन करेंगे तभी वो डिजोल्व फॉर्म में प्लांट को अवेलेबल होगा। तो इरिगेशन क्या होता है सबसे पहले हम लोग देखते हैं, एक प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर, सप्लाइंग वाटर का एक प्रोसेस है, याद रहेगा, है ना, टू द क्रॉप प्लांट्स इज कॉल्ड इरिगेशन। प्लांट को हम लोग क्या करते हैं पानी देते हैं, पानी देने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं इरिगेशन बोलते हैं। सैराब करना, पानी देना, चाहे तो नल से देते हैं, मशीन लगा के, पंप लगा के, हैंड पंप लगा के, अभी इलेक्ट्रिक मोटर आ गया है तो वो भी जो है हम लोग यूज़ कर लेते हैं, या फिर जो है नाला वगैरह जाता है तो उनसे पानी, नदी तालाब से पानी लेके खेतों को क्या करते हैं इरिगेट करते हैं। तो अलग अलग यहाँ पे सिस्टम भी है, प्रोसेस को हम लोग इरिगेशन बोलेंगे। इरिगेशन का बहुत सारा प्रोसेस होता है, टग वेल्स होता है ना, ट्यूब वेल्स होता है, देख रहे हो ट्यूब वेल्स, वाटर सेट सिस्टम्स होता है, इस तरह से वाटर सेट सिस्टम्स होता है ना, नाला निकाला जाता है खेतों के आसपास से,
और वहाँ से खेतों में पानी दिया जाए इस तरह से। ओके, यहाँ पे देख रहे हो, ये तो हम लोग सबको देख रहे हैं, हमारे खेतों में यही सब लगा हुआ है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक मोटर है ना, उसके थ्रू पानी निकला है। अब इलेक्ट्रिक सप्लाई हर जगह हो गया है, तो इस तरह से। और यहाँ पे जो पहले ट्यूबवेल का कुएं का यूज़ किया जाता था, गड्ढा खोद के, है ना। एक तो कुएं से पानी निकालते हैं, या फिर बारिश के टाइम में क्या होता है, आसपास के एरिया से जितना भी पानी कलेक्ट होता है ट्यूबवेल में उसको प्रिजर्व किया जाता है, या फिर जो है नीचे सॉइल के भी पानी को कलेक्ट किया जाता है और बागों में, खेतों में इसको सैराब किया जाता है ना। मोटर लगा के पानी को निकाला जाता है इस तरह से। ट्यूबवेल हो गया, वाटर सेट सिस्टम हो गया। ओके, आगे चले। तो प्रोसेस को हम लोग इरिगेशन बोले। इरिगेशन के बहुत सारे प्रोसेस हैं इस तरह से। कैनाल सिस्टम्स होगा, रिवर लिफ्ट सिस्टम्स होगा, है ना। जैसे बहती नदी है हमारे यहाँ महानंदा है, तो यहाँ पे अगर हम फाटक लगा दें या फिर जो है इस तरह से एक वाल दे दें, तो इधर के पानी जो आएंगे यहाँ पे लेवल बढ़ेगा, इस साइड लेवल घटेंगे, है ना। तो उससे भी जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, आसपास के खेतों को पानी सप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से रिवर लिफ्ट सिस्टम, टैंक सिस्टम, है ना, ये टैंक सिस्टम है उसके थ्रू। ये तो बहुत दिक्कत है। यहाँ पे है क्या, स्प्रिंकलर इरिगेशन, देख रहे हो, खेतों में जो है ना पाइपलाइन किया गया है और उसमें जो है सिस्टम किया गया है कि वो चारों तरफ पानी को स्प्रिंकलिंग फॉर्म्स में, है, पिचकारी जैसे निकलती है, इसे पानी का प्रेशर पड़ता है तो वो घूमता रहता है चारों तरफ, वो फैलता रहता है। हम लोग पार्क वगैरह में ये सब देखते हैं स्प्रिंकलिंग सिस्टम। तो पार्क को जो है मेंटेन करके, पार्क के जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, प्लांट क्या या फिर जो है जो भी जंगल होते हैं उसको मेंटेन करने के लिए स्प्रिंकलिंग इरिगेशन किया जाता है। हम लोग यहाँ पे खेतों में करते हैं, जैसे गोभी का हमको लगता है पत्ता गोभी है ना, तो उस खेतों के अलग अलग पोर्शंस पे इस तरह से स्प्रिंकलर लगा हुआ रहता है, जिससे क्या किया जाता है, पानी को वहाँ पे भेजा जाता है, प्लांट को दिया जाता है। ड्रिप इरिगेशन, इस तरह से देखो पाइपलाइन किया गया है, ड्रिप इरिगेशन भी होता है ना, ड्रिप इरिगेशन। उसके बाद रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पानी, बारिश का पानी को जमा करते हैं, है ना, उसको रेन वाटर बोलते हैं, उसको हार्वेस्ट करते हैं, एक जगह कलेक्ट करते हैं और जब ज़रूरत होती है तो उसका यूज़ कर लेते हैं खेतों में। तो ये सारा सिस्टम है प्रोसेस ऑफ इरिगेशन के, है ना। क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रोटेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्रॉप को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, ग्रो तो कर लिए, अब प्रोटेक्शन कैसे होगा, तो यहाँ पे मैनेजमेंट होता है, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। क्या कहता है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, टू प्रोटेक्ट क्रॉप अगेंस्ट डिजीज, डिजीज के अगेंस्ट क्या करेंगे, प्लांट को, क्रॉप को प्रोटेक्ट करेंगे, है ना। काउज ऑर्गेनिज्म, डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म, इसको खेतों को, प्लांट को क्या करते हैं, बचाते हैं, है ना। एंड अदर हार्मिंग फैक्टर्स, जो भी हार्मिंग फैक्टर्स प्लांट को लगता है कि जो उससे खतरा होगा, तो उससे क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट बोलते हैं, कॉल्ड क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। ओके, प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग जो भी मैनेजमेंट करते हैं, है ना, तो प्लांट को डिजीज हो सकता है, ऑर्गेनिज्म से खतरा हो सकता है, हार्म हो सकता है, हार्मिंग फैक्टर्स, है ना, उससे बचाना, प्रोटेक्ट करना, तो हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। मेथड यूज टू कंट्रोल द प्रॉब्लम्स, क्या मेथड है प्रॉब्लम्स को कंट्रोल में करने का, है ना। तो यहाँ पे पेस्ट कंट्रोल ड्यूरिंग ग्रोथ, जो कीड़े मकोड़े होंगे, प्लांट उसके रस को क्या करता है, पीता है। वैक्यूल्स के अंदर, प्लांट सेल है तो प्लांट के सेल में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स होता है, उसमें जो लिक्विड सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग सेल से बोलते हैं, वो क्या करता है, ये जो पेस्ट होता है ना, उस मीठे सब्सटेंस को वो क्या करता है, शक करता है ना, उसको पीता है, एज ए फूड उसका होता है। तो उस पेस्ट को मारना, कंट्रोल करना, कंट्रोल ड्यूरिंग ग्रोथ। जब जर्मिनेशन के बाद प्लांट ग्रो करेंगे उस टाइम में क्या होती है, नन्ना मुन्ना प्लांट्स बहुत नाजुक होता है, तो उसको पेस्ट से क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। ओके, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, प्रोटेक्शन का ये भी मतलब है कि जो प्लांट हमारे घर में, हमारे घर में ग्रेन्स आ गया है ना हार्वेस्टिंग के बाद, तो उस ग्रेन को क्या करना होगा, सीरियल ग्रेन्स को क्या करना होगा, स्टोर भी करना होगा सही जगह पे, दीमक न लग जाए, पानी में सर गल न जाए, है ना। एक सूखे एरिया में उसको क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। उससे पहले जैसे खेतों में वो अनाज कंप्लीट हुआ, हार्वेस्ट किया गया, उसको पहले सनबास्ट करते हैं, धूप में खूब अच्छी तरह सुखा लेते हैं, क्योंकि जितना सूखा होगा, है ना, उतना वो लंबा टाइम तक क्या होगा, स्टोरेज होगा, तो प्रोटेक्ट रहेगा। क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट में ये सारी चीज़ों को हम लोग मेंशन। पेस्ट कंट्रोल ड्यूरिंग ग्रोथ,
ग्रोथ के दौरान पेस्ट से किस तरह से कंट्रोल करते हैं, पेस्ट कंट्रोल ड्यूरिंग ग्रोथ, है ना, जब वो जर्मिनेशन के बाद ग्रोथ करता है तो पेस्ट से कंट्रोल करते हैं। पेस्ट इज एनी डिस्ट्रक्टिव ऑर्गेनिज्म। पेस्ट क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव ऑर्गेनिज्म होता है, जो प्लांट ग्रो कर रहा है उसको खत्म कर देगा। नहीं, जैसे धान के खेतों में चूहे वगैरह लग जाना, नहीं तो खेतों को बर्बाद कर देते हैं। आलू की खेतों में, है ना, इस तरह से अलग अलग पेस्ट होता है जो क्या करता है, हार्म पहुंचाता है। डिस्ट्रक्टिव ऑर्गेनिज्म, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो प्लांट को डिस्ट्रक्ट करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेस्ट बोलते हैं। पेस्ट इज एनी डिस्ट्रक्टिव ऑर्गेनिज्म विच कैन डिस्ट्रॉय और हार्म क्रॉप्स, जो डिस्ट्रॉय करे या फिर हार्म करे क्रॉप को, और प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम देम, और जो भी प्रोडक्ट खेतों से ऑब्टेन्ड होता है उसको क्या करना, हार्म करना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पेस्ट बोलेंगे। टाइप्स ऑफ पेस्ट में हम लोग बात करेंगे। टाइप्स ऑफ पेस्ट में ध्यान रखेंगे, मैं थोड़ा बड़ा करके यहाँ दिखाता हूँ टाइप ऑफ पेस्ट को, क्या क्या टाइप ऑफ पेस्ट होता है, नजर आ जाना चाहिए। तो टाइप ऑफ पेस्ट में बेटा यहाँ पे देखेंगे वीड्स पहला आ रहा है ना, नजर आ रहा है, ये इस तरह से क्या है, वीड्स। पहला इंसेक्ट, पैथोजेंस, ये सारा क्या है, पेस्ट है ना। टाइप्स ऑफ पेस्ट, वीड्स क्या होता है, अनवांटेड प्लांट होता है इन द कल्टीवेटेड फील्ड, जो हम लोग जहाँ पे कल्टीवेशन कर रहे हैं, प्लांट को ग्रो कर रहे हैं, उसी में अनवांटेड प्लांट भी रहता है ना। एग्जाम्पल में जेंथियम, जेंथियम क्या करता है, जो खेतों में न्यूट्रिएंट होता है, सॉइल में न्यूट्रिएंट होता है, उसको पहले वो ले लेता है, तो जो मेन सीरियल जो क्रॉप है उसको मिल नहीं पाता है ना, तो ये होता है वीड्स। दूसरा क्या है, इंसेक्ट, इंसेक्ट कैन हार्म प्लांट, प्लांट को हार्म करता है इंसेक्ट इन फॉलोइंग वेज, इस तरह से, दे कट द रूट, रूट को काट देगा, स्टेम को काट देगा, लीफ को काट देगा। इंसेक्ट क्या करता है, इस तरह से कट कर देता है, रूट को कट कर दे, स्टेम को कट कर दे, या फिर लीफ को कट कर दे। दे सक द सेल शेप, ये सेल शेप को क्या, सेल शेप किसको बोलते हैं, वैक्यूलर सॉल्यूशन को बोलते हैं, और वैक्यूलर मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। तो ये जो वैक्यूलर शेप है, वैक्यूलर सॉल्यूशन है, जिसको हम लोग सेल शेप बोलते हैं, उसको पीने लगता है। एक इंटरेस्टिंग बात है, ये जो मेल और फीमेल है ना, कौन ज़्यादा खतरनाक होता है, बोलो, हर फील्ड में फीमेल, है ना, सीरियस मत लेना। क्यों फीमेल होता है, देखो यहाँ पे मेल एनोफिलीज है, वो जो है सेल शेप को, प्लांट के सेल शेप को पी रहा है, वैक्यूलर सॉल्यूशन को पी रहा है, लेकिन जो फीमेल एनोफिलीज है हमारी ब्लड को सक करता है, सक करती है, और हमें क्या करता है, मलेरिया वगैरह काउज कर देता है, बुखार। कौन, इसके वजह से, फीमेल की वजह से, है ना, फीमेल से बच के रहना बेटा। तो यहाँ पे ये क्या करता है, इंसेक्ट जो होता है रूट को कट कर देता है, स्टेम को कट कर देता है, या फिर लीफ को कट कर देता है, इस वजह से प्लांट क्या होता है खत्म हो जाता है। ये सेल शेप को भी पीता है, इंसेक्ट क्या करता है, सेल शेप को पीता है फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट, अलग अलग पार्ट, जो सॉफ्ट पार्ट होता है ना वहाँ के सेल से, सेल शेप को क्या करता है, वो चूसता है, चूस चूस के पीता है ना। सूंड होता है ना, इस तरह से सूंड होता है, देखो ये देखो इसका सूंड होता है, ये सही तरीके से नहीं बनाया, तो ये डंक होता है, यहाँ से ये इस तरह से निकलता है, प्लांट के अंदर वैक्यूलर सॉल्यूशन में जाके वैक्यूलर सॉल्यूशन को क्या करता है, वो पीता है ना। उसके बाद है पैथोजेंस, आ जाओ, पैथोजेंस दिख रहा है, मैं इसीलिए थोड़ा बड़ा किया हूँ कि आपको प्रॉपर दिखे, है ना, जिसको स्क्रीन शॉट लेना हो तो वो ले लेंगे। अब पैथोजेंस क्या होता है, एनी ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, फंजाई एंड वेरियस एंड वायरसेस, ओके, वेरियस नहीं है, वायरसेस है, विच काउज डिजीज इन प्लांट्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। प्लांट में एक तरह से डिजीज काउज करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैथोजेंस बोलेंगे। पैथोजेंस प्लांट के लिए क्या होता है, डिजीज काउजिंग एजेंट होता है। तो ये पैथोजेंस क्या होगा, कोई एनी ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, वायरस हो गया, ये क्या करता है, प्लांट को डिजीज पहुंचाता है ना, काउज डिजीज इन प्लांट्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैथोजेंस बोलते हैं। दे आर ट्रांसमिटेड थ्रू एयर, वाटर एंड सॉइल, ये ट्रांसमिट होता है, मीडियम कौन सा है, ट्रांसमिट होगा, मीडियम कौन सा है, एयर, वाटर और सॉइल, ओके। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से यहाँ पे दिखाई गया, ये एक वायरस को दिखा गया, ये एक इंसेक्ट को दिखाया गया, और ये वीड्स को दिखाया गया, जो खेतों के साथ, है ना, जो मेन क्रॉप होता है उसके साथ ये अवेलेबल होता है प्लांट में, खेतों में। अब यहाँ पे देखेंगे क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट में
जो अनाज ग्रेन्स फुल्ली तैयार हो गया है खेतों से लेके हम आते हैं तो उसको स्टोर कैसे करते हैं, स्टोरेज मेथड ऑफ ग्रेन्स, ग्रेन्स को किस तरह से अब हम लोग उसको स्टोरेज करेंगे। तो स्टोरेज यहाँ पे देखेंगे, स्टोरेज लॉसेस हाई लॉस ड्यू टू बायोटिक यानी कि लिविंग फैक्टर्स जैसे इंसेक्ट, रोडेंट, फंजाई, माइट्स, बैक्टीरिया। ये क्या करता है, स्टोरेज किया हुआ जो ग्रेन्स है ना उसको बर्बाद कर देता है। एक रूम में हम लोग क्या करते हैं, धक्का लगा के या फिर जो है एक प्रॉपर एरिया में रख देते हैं, वहाँ पे ये क्या हो जाता है, ग्रेन का स्पॉइलेज हो जाता है बायोटिक कंपोनेंट के थ्रू। हाई लॉस ड्यू टू बायोटिक यानी कि लिविंग फैक्टर्स में इंसेक्ट हो गया, रोडेंट हो गया, फंजाई, माइट्स, बैक्टीरिया, ये सब क्या करेगा हमारे ग्रेन्स को बर्बाद कर देता है, ओके, खराब कर देता है। लॉसेस ऑल्सो काउज बाई अबायोटिक कंपोनेंट, नॉन लिविंग कंपोनेंट के थ्रू भी। लिविंग कंपोनेंट में इंसेक्ट, रोडेंट, फंजाई, बैक्टीरिया, माइट्स, ये सब हो जाएगा। अगर अबायोटिक कंपोनेंट यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स से क्या ग्रेन को कुछ नुकसान होता है, तो हाँ यहाँ पे होता है। मॉइस्चर हो गया, नमी, हवा में पानी, अनसूटेबल टेम्परेचर, जहाँ पे हमने स्टोर किया है सूटेबल टेम्परेचर नहीं है तो भी खराब हो जाएगा। या फिर अबायोटिक कंपोनेंट में मॉइस्चर है ना, जहाँ पे रखे हैं मॉइस्चर है, हवा में पानी है, आसपास गीली एरिया है, तो उसको शॉक करेगा, बर्बाद हो जाएगा। तो स्टोरेज ग्रेन्स से बहुत ज़्यादा लॉस होता है, हाई लॉसेस है, ओके। इफेक्ट ऑफ पुअर स्टोरेज के क्या इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ पुअर स्टोरेज, क्वालिटी डिटोरिएशन, क्वालिटी घटता रहेगा, प्रॉपर हम लोग स्टोरेज नहीं किए हैं, पुअर स्टोरेज है, स्टोरेज का सही इंतजाम नहीं है, वेयर हाउस वगैरह नहीं है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं क्रॉप को यानी कि जो हमारा ग्रेन्स है उसको सेफ रखते हैं। उसके लिए एक मेंटेन टेम्परेचर दिया जाता है, आसपास के एरिया को सूखा रखा जाता है जहाँ पे स्टोर करते हैं। बट पुअर स्टोरेज में क्या क्या होगा, क्वालिटी डिटोरिएशन, ग्रेन का क्वालिटी घटता जाएगा, वेट लॉस होता जाएगा, है ना, डिसकलरेशन हो जाएगा ग्रेन का, या फिर रिड्यूस जर्मिनेशन एबिलिटी, जो जर्मिनेशन एबिलिटी होती है वो भी रिड्यूस कर जाएगा। ये सारा दिक्कत होगा जब हम प्रॉपर स्टोरेज नहीं करेंगे, ओके, पुअर स्टोरेज बोलते हैं उसको। तो स्टोरेज के लिए हमें वेयर हाउस वगैरह का यूज़ किया जाएगा, टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है, और जो बायोटिक फैक्टर है जिससे ग्रेन्स को नुकसान होगा उनसे क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। इस तरह से मैनेजमेंट किया जाता है स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, ओके। प्रिवेंटिव मेजर्स, यहाँ पे प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है देखते हैं, किस तरह से हम लोग ग्रेन को सेफ रखेंगे, प्रिजर्वेटिव फॉर्म्स में रखेंगे। तो प्रिवेंटिव मेजर्स में थ्रू क्लीनिंग ऑफ प्रोड्यूस बिफोर स्टोरेज, है ना, इसको क्लीन कर लेंगे पहले, स्टोरेज से पहले ग्रेन्स को क्या करते हैं, थोरो क्लीनिंग, सबको क्लीन कर देंगे, और प्रोड्यूस बिफोर स्टोरेज, है ना, स्टोरेज से पहले उसको क्या कर देंगे, क्लीनिंग कर देंगे जितने भी ग्रेन्स हैं। प्रिवेंटिव मेथड हम लोग देख रहे हैं, ड्राइंग ऑफ ग्रेन्स, हमने अभी बोला सन बास्किंग करते हैं या फिर धूप में सुखा देते हैं, बोलते वही है ना। खेतों से जब अनाज आया, ग्रेन्स आया, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको फैला देते हैं धूप में, सूख जाता है, प्रॉपर सूख जाएगा, जिसको हम लोग सन बास्किंग होते हैं, तो उससे स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाता है, लंबे टाइम तक प्रिजर्व रहेगा, है ना। ड्राइंग ऑफ ग्रेन्स इन सनलाइट, सन बास्किंग बोलते हैं, फॉलोड बाय सेट ड्राइंग, है ना, धूप में शेड में, धूप में शेड में, ऐसा तो होगा ही ना, एक दिन में तो वो पूरी तरह सूखा नहीं, तो फिर जो है रात आ जाती है, फिर दिन। तो इस तरह से करके क्या होता है, जो भी माइक्रोब्स, फंगस, बैक्टीरिया होंगे ना, वो टेम्परेचर डिफरेंस में क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा, फिर स्टोर करते हैं, स्टोरेज करते हैं, है ना। दूसरा मेथड है फ्यूमिगेशन टू किल पेस्ट, पेस्ट को फ्यूमिगेट कर देते हैं, केमिकल सब्सटेंस से मार देते हैं, फिर स्टोर करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रिवेंटिव के बाद इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर स्टोरेज, प्रॉपर स्टोरेज का क्या इंपॉर्टेंस है ना। इंश्योर ईयर राउंड अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ सीजनल फूड। देखो अब जैसे सीजन अभी है आलू की, अब जब सीजन आलू की नहीं है तो उस टाइम नहीं मिलेगा, मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्योंकि हम लोग प्रॉपर स्टोरेज करके रखेंगे, है ना, और पूरे साल इसको क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा थोड़ा निकालेंगे,
कंज्यूमर को सप्लाई करेंगे। तो अनसीजन भी हमें सीजनल क्रॉप है ना, ये अवेलेबल हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर स्टोरेज से होगा। इंश्योर ईयर राउंड अवेलेबिलिटी ऑफ सीजनल फूड, सीजनल फूड का पूरे साल में अवेलेबिलिटी होना है ना, ये तो फायदा है स्टोरेज का, प्रॉपर स्टोरेज का। इम्प्रूव्स मार्केबिलिटी बाय मेंटेनिंग रेंज क्वालिटी, इम्प्रूव्स करते हैं मार्केबिलिटी बाय मेंटेनिंग रेंज क्वालिटी, क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए ये सही है। ओके, आगे चलते हैं। इस तरह से देखो, जो भी क्रॉप्स हमारे घरों में आया उसको पहले साफ सुथरा करके क्या किया था, इस तरह से स्टोर किया था। यहाँ तो दिखाया गया है प्रॉपर वे में। तो उसको क्या करते हैं, सन बास्किंग करके धूप में सुखा के तब हम लोग स्टोर करते हैं। फ्यूमिगेंट का यूज़ करते हैं, सुखाते हैं और क्लीन करते हैं। ये सारा प्रिवेंटिंग मेजर्स है। आगे चलो, चेक पॉइंट्स में एक क्वेश्चन है, व्हाइट रिवॉल्यूशन वाज डन फॉर। व्हाइट रिवॉल्यूशन जल्दी से बताओ, पहले क्लास में हम लोग को देख चुके हैं। ये सब क्या है, क्या देखने है? ये सब क्या देखने, फ्री फायर, आग लगा बिना पैसे के। चलो, व्हाइट रिवॉल्यूशन वाज डन फॉर, व्हाइट रिवॉल्यूशन किसके लिए हुआ है बोलो? मिल्क, मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? व्हाइट रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन में प्लांट ग्रो किया है, व्हाइट रिवॉल्यूशन में मिल्क का ग्रोथ हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स और फूडर क्रॉप्स। फूडर क्रॉप्स के लिए, फूडर क्रॉप्स के लिए क्या डिजायरेबल कैरेक्टर्स है? एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स और फूड क्रॉप, फूडर क्रॉप ना, जो जानवरों को खिलाते हैं क्रॉप, उसका क्या इंपॉर्टेंट है डिजायरेबिलिटी एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स में, इस तरह से। तो यहाँ पे टॉलनेस, प्रोफ्यूज ब्रांचिंग, ड्वार्फनेस, बोथ ए एंड बी, क्या होगा? टॉलनेस से तो मतलब नहीं है, प्रोफ्यूज ब्रांचिंग और फिर ड्वार्फनेस, ड्वार्फनेस होगा, ब्रांचिंग ज़्यादा होगा, तो फूडर क्रॉप क्या होंगे? फूड ज़्यादा मिलेगा ना, ब्रांचिंग ज़्यादा होगा तो क्या होगा? तो इस तरह से हम लोग ए एंड बी को नहीं करके, पी एन सी तो नहीं है ना, टॉलनेस, टॉल भी होगा, प्रोफ्यूज ब्रांचिंग, हाँ, ड्वार्फनेस नहीं करेंगे, ये दोनों हो जाएगा, ए एंड बी ये हो जाएगा, है ना। तो डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक फॉर फूडर क्रॉप, जो जानवरों को क्रॉप खिलाते हैं और केमिकल्स से निकालते हैं। ये पीपीटी में अवेलेबल हो गया। ओके, चेक पॉइंट्स में नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोटिक स्टेज इन प्लांट्स। बायोटिक लिविंग स्टेज, लिविंग के थ्रू जो प्लांट में स्टेज आता है ना, फ्लड, अल्ट्रावायलेट रेज, बैक्टीरियल अटैक, ड्राउट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोटिक स्टेज? बायोटिक लिविंग 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 बैक्टीरियल अटैक हो जाएगा, अल्ट्रावायलेट भी नहीं होगा, फूड भी नहीं होगा, अबायोटिक है, ड्राउट, बाहर आ जाना, ये भी अबायोटिक कंपोनेंट है। तो हमें बायोटिक कंपोनेंट में, लिविंग कंपोनेंट में बैक्टीरियल अटैक को टिक करना है। ओके, इस तरह से नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, विच इज़ ए माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट में हम लोग टिक किए हैं, वहाँ से आप लोग इसको मेंशन करेंगे। ओके, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, जिंक है, फॉस्फोरस है, तो जो भी है आप यहाँ से मेंशन करके मेंशन करेंगे, है ना। एक बार अपने नोट्स को जरूर देखेंगे। ओके, तो ये हम लोग आगे ले चलते हैं। एनिमल हस्बेंड्री। ओके, नेक्स्ट हमारा होगा एनिमल हस्बेंड्री। क्या होता है एनिमल हस्बेंड्री? साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स इन एन efficient manner to obtain food and other useful product from them। जो एनिमल हस्बेंड्री में का मेन मकसद है, क्या मेन मकसद है ना, हमें जो प्रोडक्ट चाहिए उसका ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट हो जाए ना, आउटपुट हो जाए। तो क्या कहता है एनिमल हस्बेंड्री? एनिमल हस्बेंड्री इज ए साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स इन एन efficient manner to obtain food एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट फ्रॉम दैम। उस एनिमल से हमें क्या क्या मिल जाए? फूड मिल जाए, अदर यूजफुल प्रोडक्ट मिल जाए। एनिमल हस्बेंड्री में क्या होगा? उस एनिमल से हमें फूड मिल जाए, ऑब्टेन फूड
अदर यूजफुल प्रोडक्ट उससे मिल जाए, और वो भी कैसा, इफ़िशियंट मैनर में, साइंटिफिक मैनेजमेंट करके, है ना। डोमेस्टिक एनिमल से हम लोग क्या करते हैं, इफ़िशियंट मैनर में फूड और अदर प्रोडक्ट वहाँ से क्या करते हैं, लेते हैं। टाइप्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री में देखो, केटल फार्मिंग हो जाता है, पोल्ट्री फार्मिंग हो जाता है, फिश प्रोडक्शन, बी कीपिंग, ये सारा एनिमल हस्बेंड्री में आता है। ये सारा कहाँ पे आता है, एनिमल हस्बेंड्री में आता है। क्लियर हो, कहाँ पे आता है, एनिमल हस्बेंड्री में। टाइप्स क्या क्या हम लोग देखें एनिमल हस्बेंड्री का, केटल फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, मुर्गी अभी नहीं आता, पोल्ट्री मुर्गी, केटल फार्मिंग, जानवरों को पाला जाता है ना, बकरी पाला जाता है, गाय भैंस ये सब पाला जाता है। फिश को किसी खास लैंड में प्रोटेक्टेड मैनर में उसको क्या किया जाता है, प्रोडक्ट किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है ना, उगाया ग्रो किया जाता है। फिश प्रोडक्शन, अंडा हैच करना, छोटे छोटे बच्चों को एक छोटे से लैंड में रख पानी में रखना, फिर उसको बड़े तालाब में भेजना, उसका मैनेजमेंट करना, स्टोर करना ना, फिश प्रोडक्शन। तो एनिमल हस्बेंड्री में फिश प्रोडक्शन, बी कीपिंग, ये सारा चीज़ें आता है। आगे चले, केटल फार्मिंग पहला देखते हैं। पहला केटल फार्मिंग, जानवरों का कैसे हम लोग फार्मिंग करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमें मिल्क मिल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा फूड मिल जाए। तो यहाँ पे केटल फार्मिंग में पर्पस ऑफ केटल फार्मिंग क्या है, क्यों हम लोग केटल उगाएंगे, केटल को ग्रो करवाएंगे, केटल को मैनेज करेंगे, है ना, उससे हमें फूड और अदर चीज़ें मिल जाएगी। फॉर गेटिंग मिल्क, पर्पस क्या है केटल फार्मिंग का, मिल्क मिल जाए। प्लाउइंग फील्ड, जो जानवर है वो खेतों में हल जोत दे, प्लाउइंग कर दे। बुल कार्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन, जो भैंसा गाड़ी होता है, बल्दिया गाड़ी होता है, बुल कार्ट बोलते हैं, तो इससे ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प हो जाता है। तो यही सब पर्पस है, हमें फूड मिल जाता है, जरिया मिल जाता है कुछ काम करने का, और फिर एक सामान को दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये क्या होता है, बुल कार्ट का यूज़ कर लेते हैं। तो ये सारा पर्पस होता है इसका, केटल फार्मिंग का पर्पस। अब टाइप्स अगर हम लोग बात करें, टाइप्स क्या होगा, और हो गए क्या, ठीक है, सीरियस होके ही पढ़ना है, अनसीरियस होते हैं ना तो ये हार्ड लगने लगता है, समझ में नहीं आता है, इसीलिए थोड़ा सीरियसली होके हम पढ़ाते हैं। और खास करके टीचिंग लाइन में थोड़ा अनसीरियस भी ठीक नहीं है, ठीक है, बीच बीच में, हाँ। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, टाइप्स ऑफ कैटल, ये जो फॉरेन कैटल्स है, ब्रीड है, कैटल ब्रीड है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोटिक। बाहर से कोई नस्ल को हम लोग इंपोर्ट करते हैं इंडिया में, उसको हम लोग एक्सोटिक एक्सोटिक ब्रीड बोलते हैं, है ना। एक्सोटिक कैटल ब्रीड बोल दो या फिर फॉरेनर पार्टिकल्स, फॉरेनर कैटल ब्रीड बोल दो, बाहर से आया हमारे इंडिया में, इंडिया से बाहर से उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टाइप्स ऑफ कैटल्स में फॉरेन कैटल ब्रीड्स बोलेंगे, एक्सोटिक ब्रीड्स बोलेंगे। इसमें क्या क्या आएगा, देखो, जर्सी, ब्राउन स्विस, और फिर क्या है, होल्स्टेन फ्रिशियन, ये तीन आता है एक्सोटिक कैटल्स ब्रीड में, जर्सी, ब्राउन स्विस, होल्स्टेन और फ्रिशियन। और इंडिजिनस यानी कि लोकल ब्रीड में रेड, सिंधी, साहिवाल, ये सब लोकल हमारे इंडिया का ही ब्रीड है, इसको हम लोग बोलते हैं इंडिजिनस ब्रीड। इंडिजिनस या फिर लोकल ब्रीड बोलते हैं, इंडिजिनस बोल दो या फिर लोकल ब्रीड बोल दो, इंडिजिनस ब्रीड या लोकल ब्रीड, समझ में आया, क्या बोलेंगे, इंडिजिनस ब्रीड हमारे लोकल ब्रीड, एक्सोटिक ब्रीड बाहर से आया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेनर कैटल ब्रीड, है, फॉरेन कैटल ब्रीड बाहर से आया। इस तरह से जर्सी वगैरह है, ये हमारे यहाँ का है, रेड, सिंधी, साहिवाल सब है, ओके। तो हम लोग यहाँ पे इस तरह से काम करते हैं। मिल्च एनिमल्स किसको बोलते हैं, मिल्च एनिमल्स, मिल्क, मिल्च, मिल्क सिमिलर वर्ड है, याद रहेगा। तो यहाँ पे मिल्च एनिमल बोलेंगे ऐसा एनिमल जो मिल्क प्रोड्यूस करता है, फीमेल कैटल को बोलेंगे, फीमेल ही तो दूध देगा, मेल तो दे नहीं सकता ना, बोलो ना, अरे बेवकूफ़ वाली बात हो गई, मेल कहाँ से देगा, है ना। अभी कुछ दिन बाद साइंस इतना डेवलप हो जाएगा, मेल भी ब्रेस्ट फीडिंग कराएगा बच्चों को, मेल भी बच्चों को क्या करेगा, मदर उम जैसे होता है ना, फादर उम होगा, वहाँ पे डेवलपमेंट होगा। चलो ऐसा कुछ नहीं सोचना, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। तो मिल्च एनिमल्स ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं जो मिल्क प्रोड्यूस करता है, इसमें फीमेल आएगा ऑटोमेटिकली, है फीमेल कैटल होगा। ड्राउट एनिमल्स, ड्राउट एनिमल्स
ड्राउट मीन्स सूखा होता है। दोज एनिमल्स विच डू नॉट प्रोड्यूस मिल्क, उसको हम लोग ड्राउट एनिमल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ड्राउट एनिमल्स, जो दूध नहीं देता हो। आर यूज फॉर एग्रीकल्चरल वर्क, उसको बैल को क्या करते हैं? खेतों में जोतते हैं, है ना। चलो लूजनिंग करो, हल जोतते हैं ना, तो दो जानवर की रिक्वायरमेंट होती है। नीचे जो है हल होता है, वो मिट्टी को क्या करता है? फौड़ा करता है, लूजनिंग करता है। तो यहाँ पे ड्राउट एनिमल्स ऐसे एनिमल्स जो दूध तो नहीं देता है लेकिन अदर पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, खेतों में यूज़ किया जाता है खेती बाड़ी करने में। ओके, लैक्टेशन पीरियड एक वर्ड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देंगे। लैक्टेशन पीरियड, ये लैक्टेशन पीरियड क्या होता है? दूध कब से कब तक आता है? जैसे बछड़ा जन्मा, दूध आना स्टार्ट हुआ, बछड़ा कितना बड़ा होगा तब तक दूध देना है। ये दूध जो है ना, हम लोग तो अपने लिए बहुत सारी स्वार्थ बन जाते हैं। एक्चुअली दूध जो जानवरों को आता है वो उनके बच्चों के लिए फीड होता है। ओके, मदर हम लोग को फीड कराती है, कब तक कराती है? जब तक ज़रूरत होता है ना। हमारी मदर दूसरे दूसरे तरह से तो यूज़ नहीं होता ना, इनकी भी मदर है। जो भी एनिमल्स है उनका मेन पर्पस है मिल्क का क्या होना? अपने बच्चों को पिलाना। लेकिन हम लोग जानवर हैं, उनसे भी बढ़कर, है ना, बहुत स्वार्थी हैं। अपने पेट भरने के लिए क्या करते हैं? इस तरह से एनिमल हस्बेंड्री करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, है ना। होना भी है क्योंकि पॉपुलेशन इतना इंक्रीज़ हो रहा है, ड्रास्टिकली इंक्रीज़ हो रहा है, और उस इंक्रीजिंग पॉपुलेशन को फूड तो चाहिए ना। ट्रेंड तो कांस्टेंट है ना, उसको तो बढ़ा नहीं सकते हैं। हाँ, जो जंगल है उसको साफ करके खेती कर सकते हैं, लेकिन जंगल का भी तो होना जरूरी है। एटमॉस्फेरिक गैस का बैलेंस होना, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड, ऑक्सीजन, तो हर जगह यहाँ पे तो प्रोडक्शन इस तरह से क्या करते हैं? बढ़ाते हैं एनिमल हस्बेंड्री करके। चलो, हमने एक वर्ड बोला लैक्टेशन पीरियड, दूध कब आता है, कब से कब तक आता है, उस टाइम पीरियड को बोलते हैं। तो देखो, द पीरियड ऑफ मिल्क प्रोडक्शन बिटवीन बर्थ ऑफ यंग्स, बच्चा जब जन्मा वहाँ से स्टार्ट होता है, यंग वन, एंड द नेक्स्ट प्रेगनेंसी तक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैक्टेशन पीरियड। और इस बीच में मदर को क्या होता है? दूध आता है। उस टाइम पीरियड को बोलते हैं लैक्टेशन टाइम पीरियड। लैक्टेशन पीरियड या फिर लैक्टेशन टाइम पीरियड बोलते हैं। बच्चा जन्मा, दूध आना स्टार्ट हो गया फीमेल को, और नेक्स्ट प्रेगनेंसी तक ये दूध आता ही है। उस टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं? लैक्टेशन टाइम पीरियड बोलते हैं। ओके, मिल्क प्रोडक्शन कैन बी इनहेंस, इसको बढ़ाया जाता है बाय इंक्रीजिंग द लैक्टेशन पीरियड इन द कैटल्स। इसको भी बढ़ा देते हैं हम लोग अपने स्वार्थ के लिए, हम लोग को दूध चाहिए ना, तो लैक्टेशन टाइम पीरियड को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट प्रेगनेंसी लंबा कर देते हैं, दूध आने का टाइम पीरियड जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। ओके, तो लैक्टेशन टाइम पीरियड। क्रॉस ब्रीडिंग क्या होता है? एक वर्ड है क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग क्या कहता है? क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ फॉरेन ब्रीड्स एंड लोकल ब्रीड्स। यहाँ पे ध्यान देना, एक्सोटिक ब्रीड और लोकल ब्रीड को क्या करते हैं? क्रॉस करवा देते हैं। लोकल ब्रीड का फीमेल रखते हैं और फिर फॉरेन ब्रीड यानी कि एक्सोटिक ब्रीड का मेल से उसको क्रॉस करवा देते हैं। स्पर्म किसका होता है? फॉरेनर का। और लोकल ब्रीड के साथ, ओवम के साथ फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, उसको क्रॉस ब्रीड बोलते हैं, है ना। फॉरेनर लोकल ब्रीड के साथ क्या होता है? क्रॉस होता है। कैन प्रोवाइड केटल विथ क्वालिटीज़, यहाँ पे जो बच्चे आएंगे क्वालिटीज़ के आएंगे ऑफ इंक्रीजिंग लैक्टेशन पीरियड एंड रेसिस्टेंट टू डिजीज, ये इंक्रीज हो जाएगा। क्वालिटी क्या होती है? जानवरों का इंक्रीज हो जाता है, इस तरह से क्रॉस ब्रीड करवाते हैं। ओके, इंटरेस्टिंग टॉपिक एक है, मुसलमानों में बेचारे भाई बहन में शादी हो जाती है तो यहाँ पे प्योरिटी ऑफ गैमेट्स होता है। बाहर से कुछ नया नहीं आया, जो जीन हमारे बीच में है वही जीन के बीच में क्या हो गया? मिलन हो गया। लेकिन फॉरेनर के साथ जब लोकल ब्रीड का क्रॉस होता है तो यहाँ पे क्या होता है? इम्प्रूवमेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं, कुछ नया आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे क्या होती है? नस्ल, है ना, जीन ऐसा होगा, इम्प्रूव क्वालिटी का होगा। इम्प्रूव क्वालिटी का होगा तो वो लैक्टेशन पीरियड भी इम्प्रूव होगा, ज़्यादा लंबा होगा, ज़्यादा दूध आएंगे, और फिर कोई भी डिजीज़ होगा उससे रेसिस्ट करने के पावर भी आ जाएंगे।
ये सारी चीज़ें होगा। ओके, तो क्रॉस ब्रीडिंग, लैक्टेशन पीरियड, ये सब भूलना नहीं है। ड्राउट एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो दूध नहीं देता है, पानी देता है। हाँ, ये कोई बात हुआ, है ना, पानी देगा। ठीक है, तो जो मेल एनिमल्स होता है वो दूध नहीं देता है, फीमेल एनिमल्स क्या करती है, दूध देती है। क्लियर हो, बताने की जरूरत है। ट्राउट एनिमल्स समझ में आ गया। मिल्च एनिमल्स जो दूध देता है, मिल्क देता है, मिल्च एनिमल्स मिल्क देता है, याद रहेगा। क्रॉस ब्रीड, क्रॉस ब्रीड फॉरेनर और लोकल दोनों में शादी ब्याह करवा देंगे। जो बच्चे आएंगे इम्प्रूव क्वालिटी के होंगे। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से देखा गया फ्रेश वाल, शाही वाल और ये फिर होस्टेन वगैरह। आगे चलते हैं बेटा, यहाँ पे देखते हैं शेल्टर मैनेजमेंट। जानवर है तो रखना है ना, ऐसा नहीं बारिश में घूमते रहे। मोदी सरकार है ना, गाय हमारी माता है, उसके लिए कुछ नहीं करना आता है, गाय हमारी माता है। रोड में, बारिश में, धूप में मंडराते रहेगा, एक दूसरे को शिंग मारते रहेगा, वही माँ है। ठीक है, तो चलो ये सब मजाक है, इसे ही बस थोड़ा एंटरटेन। तो यहाँ पे शेल्टर मैनेजमेंट में ध्यान देंगे। शेल्टर मैनेजमेंट में बेटा आपको प्रॉपर दिख रहा है, मैं दिखाने के लिए थोड़ा इंक्रीज कर दिया साइज को। तो यहाँ पे शेल्टर मैनेजमेंट में किस जगह पे हम एनिमल्स को रखते हैं, कैटल्स को रखते हैं। शेल्टर ऐसी जगह जहाँ पे कैटल्स को रखा जाता है, क्या बोलते हैं, शेल्टर ऑफ द कैटल्स। शेल्टर ऑफ द कैटल्स शुड बी केप्ट नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा रखेंगे, वायरस बैक्टीरिया फंगस उसके आसपास नहीं हो, नमी ना हो, है ना। एनिमल्स है तो वहीं पे पेशाब करेगा, उसको सफाई का प्रॉपर इंतजाम रखना है, क्लीननेस, नीट एंड क्लीन, इन ऑर्डर टू कीप द कैटल हेल्थी। कैटल हेल्थी कब रहेगा, जब उसके रहने की जगह को बढ़िया रखेंगे, क्लीन रखेंगे, फिनाइल वगैरह मार के रखेंगे, वायरस बैक्टीरिया ये सारे दूर रहे, है ना, बंदूक वगैरह रखेंगे टू। तो शेल्टर मैनेजमेंट में ये प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, नीट एंड क्लीन का व्यवस्था होना चाहिए, है ना। इससे कैटल क्या होगा, हेल्दी होगा। नेक्स्ट जो देखेंगे, द कैटल शुड बी केप्ट क्लीन एंड शुड बी प्रोवाइड विथ कवर्ड, कवर्ड भी रखना है, मच्छर उच्छर न काटे। शेल्टर, कवर्ड शेल्टर, शेल्टर को कवर करके रहेंगे, दैट कैन प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हार्श वेदर, है ना। इसलिए कवर रखेंगे कि मौसम तो चेंज होता रहता है ना, उस मौसम में वो क्या हो जाए, बीमार ना हो जाए, उस वजह से। द फ्लोर ऑफ द शेल्टर्स शुड बी केप्ट ड्राई एंड क्लीन, सूखा रखना है, मैंने अभी बोला ना, सूखा रखना है ना। ना पानी रहेगा उतना खतरा रहता है, वायरस इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, इस तरह से। रेगुलर ब्रशिंग करना है, ये हम लोग जैसे कंघी करते हैं ना, जानवरों को भी कंघी करवाना, ब्रश करवाना है। ऑफ स्किन ऑफ कैटल्स, इससे क्या होता है कि जो है कैटल्स के ब्लड को शक करने वाला जो छोटे छोटे क्या होते हैं, कीड़े होते हैं ना, वो साफ हो जाए। जुई वगैरह होती है हम लोग के सर पे छोटी छोटी, उनके सर पे, शरीर पे बड़े बड़े जुए, है ना, क्योंकि वो ओपन एरिया में ज़्यादा रहता है तो इंफेक्शन ज़्यादा होता है। हम भी रहते हैं ऐसा नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग ख्याल रखते हैं, वो तो अपना ख्याल नहीं रख सकता है, हमें रखना है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट इसीलिए बोल रहे हैं, शेल्टर मैनेजमेंट, उसके रहने की जगह को मैनेज करके रखना, नीट क्लीन रखना, फिनाइल वगैरह का प्रॉपर यूज़ करना, पानी का यूज़ होना, पानी का प्रॉपर इस्तेमाल होना, जैसे गंदा हुआ उसको साफ करके बहा दें, सफाई कर दें। ड्राइनेस, क्लीननेस, ये सब का यूज़ भी आता है। रेगुलर ब्रशिंग करके साफ सुथरा कर देंगे। ओके, ये शेल्टर मैनेजमेंट। सरस देख रहे हैं जानवरों को जो रखा जाता है कितना वेल मैनेजमेंट किया गया है। ऊपर शेड है, नीचे इस तरह से खाने के लगे हुए हैं, जानवर खा रहे हैं, आराम कर रहे हैं, है ना, घूमने जा रहे हैं, मार्केट आ रहे हैं, और फिर टाइम टू टाइम दूध दे रहे हैं। ओके, मिल्च एनिमल्स, हम किस एनिमल्स को मैनेज करेंगे जिससे हमें फ़ायदा हो, ऐसे जानवर को थोड़े ना मैनेज करेंगे, काट के खा जाता है, स्वार्थी लोग, है ना। सबसे बड़ा जानवर ह्यूमन बींग्स, बट सोशल, अब सोशल हटा दो, नॉट सोशल, क्लियर हो। जानवर, सबसे बड़ा जानवर, सर ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हम लोग को जानवर बोल रहे हैं, हम लोग को नहीं, सब लोग को बोल रहे हैं, हम भी हैं उस, इंक्लूडिंग मी। चलो आगे आ जाओ। फूड रिक्वायरमेंट, अब मैनेजमेंट हो गया, शेल्टर हो गया, अब खाना भी तो देना है, चारा देना है, तभी तो उसकी बॉडी क्या करेगी, मिल्क प्रोड्यूस करेगी, हेल्दी होगा, न्यूट्रिएंट जाएगा तब ना।
तो यहाँ पे रफेज वगैरह मेनली यूज़ करते हैं, रफेज मेनली कंटेनिंग फाइबर्स, इसको चारे में देते हैं, फूड में देते हैं। ओके, एनिमल्स को क्या देते हैं, रफेज फूड, रफेज ज़्यादा होगा, हरी यहाँ घास में जो है ना रफेज बहुत ज़्यादा होता है, घास हो गया, जैसे ऐसे हम लोग फूड जैसे साग सब्जी खाते हैं जिसमें रफेज ज़्यादा हो, क्या है, भिंडी वगैरह में भी रफेज बहुत ज़्यादा है ना, शेम वगैरह में रफेज ज़्यादा है, तो रफेज फूड उनको देते हैं। कंसनट्रेट्स कंटेनिंग प्रोटीन, कंसनट्रेटेड प्रोटीन देते हैं, आता है उसका फूड, आता है चारा आता है, तो उसको हम लोग देते हैं। फूड कंटेनिंग माइक्रो न्यूट्रिएंट है ना, विटामिन्स एंड मिनरल्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट, फूड ऐसा फूड जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हो, विटामिन्स मिनरल्स ये सब प्रेजेंट हो, उसको हम लोग क्या करते हैं, चारे में देते हैं। ये क्या करता है, इनहेंस मिल्क प्रोडक्शन, माइक्रो न्यूट्रिएंट को देते हैं चारे में, इससे क्या होता है, दूध ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। ओके, इस तरह से ये जो है ना पहला, ये सब दूध से धोया जाता है। बढ़िया, आगे चले, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज। अब ट्रेन्स को सॉरी एनिमल्स को प्रोटेक्ट भी तो करना होगा डिजीज से, कैसे कैसे देखो, मैं थोड़ा इसको बड़ा करता हूँ, आपको नजर आ जाएगा प्रॉपर। ये क्या हुआ, कैसे हुआ। अब प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज, किस तरह से प्रोटेक्ट करेंगे बेटा, डिजीज से प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो हमें प्रोडक्ट कम मिलेगा, मिल्क कम आएगा, जानवर जल्दी से बीमार हो जाएगा, बीमार हो जाएगा तो सारा बर्बाद हो जाएगा ना, क्या फ़ायदा है हमें पालने का, खाना खिलाने का। तो इसको हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम डिजीज। ओके, डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं। तो डिजीज करने का मतलब यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे, यस, डिजीज कैन काउज डेथ एंड रिड्यूस मिल्क प्रोडक्शन, डेथ भी हो सकती है, मिल्क कम मिलेंगे, ये भी हो सकता है, मरा नहीं तो जिया, जिया तो क्या जिया जब दूध ही नहीं दिया, है ना। पैरासाइट्स आर स्मॉल ऑर्गेनिज्म लिविंग इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म, इसको होस्ट बोलते हैं। तो ये जो एनिमल्स है इसके बॉडी में कोई क्या होता है, पैरासाइट, ये जो पैरासाइट यहाँ पे चिपक के रहेगा, उससे ब्लड खाएगा, जिंदा रहेगा, बिंदास रहेगा। दे डेराइव फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ होस्ट, ये होस्ट बॉडी में इस तरह से क्या होता है, रहता है, यहीं से फूड लेता है, ब्लड को सक करके लेता है, तो उसको हम लोग पैरासाइट बोलते हैं। ये पैरासाइट से प्रोटेक्ट करना है ना, पैरासाइट क्या कर देगा, एनिमल्स को डिजीज कर देगा ना, तो रोग ला देगा, है ना, उसको खाना भी दो और साला जो है बीमार भी कर दे, ऐसा कोई ज़िंदगी होता है ना, ऐसा बिहेवियर पैरासाइट करता है। ह्यूमन में ह्यूमन पैरासाइट भी होता है, नहीं जो है सर एग्जाम्पल में ह्यूमन भी पैरासाइट है, हाँ ठीक है, हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे पैरासाइट होता है, अदर बॉडी में वो रहता है और वहाँ उस बॉडी से, होस्ट बॉडी बोलते हैं उसको, उस होस्ट बॉडी से क्या करता है, न्यूट्रिएंट लेता है, खाना लेता है ना। एक्सटर्नल पैरासाइट ऑन स्किन, एक्सटर्नल पैरासाइट स्किन में होगा ऑफ कैटल्स काउज स्किन डिजीज ना, स्किन के ऊपर होगा पैरासाइट, तो स्किन क्या करेगा, स्किन डिजीज कराएगा। दूसरा देखते हैं इंटरनल पैरासाइट लाइक वर्म्स काउज स्टमक एंड इंटेस्टाइन प्रॉब्लम्स एंड फ्लक, ये भी हमारे लीवर में रहता है, काउज लीवर प्रॉब्लम्स, याद रहेगा। इंटरनल पैरासाइट और एक्सटर्नल पैरासाइट, क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा, पैरासाइट आर हाउ मेनी टाइप्स, क्या बताओगे, 15 टाइप्स, 16 टाइप्स, नहीं सर, एक्सटर्नल या फिर इंटरनल दो ही तो है, बॉडी के बाहर पैरासाइट रहेगा या फिर हमारी ऑर्गन्स के अंदर रहेगा, बॉडी के अंदर रहेगा। इंटरनल पैरासाइट, एक्सटर्नल पैरासाइट, एक्सटर्नल आउटसाइड द बॉडी, इंटरनल इनसाइड द बॉडी। इनसाइड वाला याद रखेंगे, वर्म्स है, स्टमक एंड इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम करेगा, फ्लक्स है जो लीवर में प्रॉब्लम करेगा। उसके बाद बैक्टीरिया है, वायरस है, ये काउज करता है इन्फेक्शन, बैक्टीरिया एंड वायरस काउज इन्फेक्शन डिजीज, डिजीज दैट कैन बी इजीली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन टू अनदर। बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, ये एक से दूसरे में ट्रांसफर हो सकता है, कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं ना, एक से दूसरे में अगर मीडियम के थ्रू, हवा पानी खाना, इसके थ्रू अगर एक हेल्दी पर्सन से अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसमिटेड डिजीज। तो यहाँ पे ट्रांसमिटेड से शब्द नहीं आया है, बट यहाँ पे कह सकते हैं ये वन टू अनदर, दैट मीन्स ट्रांसमिशन इसके थ्रू होता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये सब के थ्रू होता है। तो ये एनिमल्स में जो डिजीज होगा उससे प्रोटेक्ट करना, ये हमारा ओके। आगे चलते हैं पोल्ट्री फार्मिंग, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं बेटा, आज थक गए।
पोल्ट्री फार्मिंग को। ओके, थैंक यू।